फ्लोरेंटिनो पेरेज रियल मैड्रिड में साइन करने के लिए 2 प्लेयर से मिलने वाले हैं। और कौन है वो? गार्नाचो और अर्लिंग हालैंड, वो भी एक साथ। नहीं बोले बेटा मस्ती नहीं। हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज की जो हमारी अपडेट है ना, वो थोड़ी सी मतलब कुल्हड़ पिज़्ज़ा की तरह है। मतलब अगर हम रियल मैड्रिड एक्सक्लूसिव डिफेंसिव सेंट्रल की अगर हम बात करें, अब इसने यहाँ पर एक आर्टिकल छापा और आर्टिकल कुछ खास लेंदी था नहीं जब मैंने पढ़ा, लेकिन इसको लेके इंग्लिश मीडिया की बात करें, स्पेनिश मीडिया की बात करें, दबादब जो मीडिया छापे, इतना तो अंजलि अरोड़ा वायरल नहीं हुई होगी। लेकिन अगर बात करें इस आर्टिकल में एक्चुअली में है क्या, अब देखो यहाँ पर एक क्लेम करता है जिसको खुद भी प्रूफ नहीं करता। क्लेम यहाँ पर ये है कि अब देखो चैंपियंस लीग में यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर एक गेम सेंटियागो में होगा तो दूसरा गेम एतिहाद होगा। जो गेम एतिहाद होगा उसमें यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज जाने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर इस आर्टिकल के हिसाब से फ्लोरेंटिनो पेरेज वहाँ पर 2 प्लेयर से मिलना चाहते हैं, जिसमें एक प्लेयर है मैनचेस्टर सिटी का, भोसड़ी कितनी बार का चुप रहा कर बीच में बोलता रहता है, जिसमें से एक प्लेयर है मैनचेस्टर सिटी का अर्लिंग हालैंड और दूसरा प्लेयर है दूसरे ही मैनचेस्टर का क्लब यानी कि यूनाइटेड का प्लेयर वीवा गार्नाचो। अब देखो यहाँ पर अगर अर्लिंग हालैंड की बात करें तो वो कहते हैं कि अर्लिंग हालैंड को साइन करने का मन तो फ्लोरेंटिनो पेरेज का भी है और यही चीज़ वो गार्नाचो के लिए भी कहते हैं। खैर, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि गार्नाचो का एक्चुअली में जो हिस्ट्री रही है वो मैड्रिड में रही है, लेकिन रियल मैड्रिड में नहीं बल्कि एथलेटिको मैड्रिड की। यहाँ पर वो काफ़ी साल होता है कि एथलेटिको मैड्रिड में रहा है। 2020 में वो यूनाइटेड में आया, तब से वीवा गार्नाचो पॉपुलर है। लेकिन जैसा मैंने तुमको कहा कि यहाँ पर एक क्लेम करता है जिसको खुद भी प्रूव नहीं करता, क्योंकि खुद ही फिर आर्टिकल में छाप देता है कि यहाँ पर गार्नाचो का कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक है और अर्लिंग हालैंड का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, जिसको पेप गार्डियोला यहाँ पर उसमें से रिलीज क्लॉज हटाने की कोशिश है। साथ ही यहाँ पर इस आर्टिकल में ये भी मेंशन नहीं है कि किलियन एम्बापे क्या होने वाला है। नहीं, किलियन एम्बापे क्या हुआ, उसका भी एमएमएस बन के वो भी कहीं चला गया क्या। लेकिन दिक्कत की बात असल में ये है कि ऐसा होने नहीं वाला, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप रियल मैड्रिड की करंट सिनेरियो की बात करोगे तो रियल मैड्रिड पे ऑलरेडी रॉड्रिगो, ब्राहिम दियाज, जूड बेलिंगम, जोसेलू, विनीसियस और आने वाले किलियन एम्बापे सरताज की बात करें तो वो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद में है कि किसको रखें और किसको नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सबके सब ए लिस्ट स्टार्टर्स हैं। इसी के साथ अगर आप अर्लिंग हालैंड की बात करोगे, मैंने पहले भी कहा है जब तक पेप है तब तक हालैंड है। साथ ही अगर वीवा गार्नाचो की बात करोगे, भाई वो सेल नहीं करने वाले, नहीं तय बात है, वो सेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वैसे अगर हम ट्रांसफर मार्केट वैल्यू की बात करें तो वीवा गार्नाचो की 40 मिलियन की प्राइस टैग है। लेकिन जस्ट मैं बता दूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के हायरार्की ने लिटरली अगर ये डिसीजन ले लिया सेल करने का तो यूनाइटेड में भाई ग्लेजर्स से ज़्यादा इनियोस को गाली पड़ने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहता। तो मेरे को लगता है कि गार्नाचो भी इस चीज़ को नहीं सोचता होगा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इसको 1-2 दिन भी हो गया पनपते हुए। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अपनी अगली अपडेट की तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट है और ये आती है जोशुआ किमिच को लेके। देखो रिसेंटली स्काई स्पोर्ट्स जर्मनी की अगर हम बात करें तो वहाँ से ये अपडेट काफ़ी पुख्ते तरीके से आई है कि बायर्न म्यूनिख ने अब डिसाइड कर लिया कि वो किमिच को ऑन सेल ट्रांसफर मार्केट पर खुला बेचने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई किमिच की जो पर्सनल अभी डिमांड है 20 मिलियन सैलरी की, वो पूरा नहीं कर सकते और आने वाला फ्यूचर वो देखते हैं यहाँ पर विदाउट टुकल एंड मे बी विदाउट किमिच। विदाउट इसलिए क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि अगर हम यहाँ पर लेमार की बात करें, यहाँ पर गोरेट्स्का की बात करें या फिर पाव्लोविच की बात करें, वो ज़्यादा बेटर इक्विप्ड है रादर देन किमिच को अगर हम रिन्यू करते हैं जो वो टर्म्स पे मांग रहा है। साथ ही वो पाव्लोविच की अगर आप अपग्रेड से बात करो या फिर आप लाइक पोटेंशियल या फिर उसकी ग्रोथ की बात करो तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, विच मेक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस कि भाई किमिच के लिए कौन जा सकता है। अब देखो इसी आर्टिकल में यहाँ पर काफ़ी सारे जो अपडेट्स मिले उसमें एक हिंट ये भी है कि किमिच यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स को ना कर चुका है या फिर मन बना चुका है, जिसमें से चेल्सी वो नहीं जाएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड वो नहीं जाएगा, PSG भी वो नहीं जाएगा। जो 5 क्लब है वो है मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। अब देखो यहाँ पर अभी किसी भी क्लब ने अपना अप्रोच बनाया नहीं है, लेकिन हम अगर मोटे मोटे तौर पे प्रिडिक्ट करें तो मेरे को लगता है कि पहले यहाँ पर रियल मैड्रिड अगर हम सोचें तो शायद से लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज, लेकिन अगेन मिडफील्ड इतने सारे भरमार बिल्कुल घुसे पड़े, घुसंड पड़ा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ तो मतलब बनता नहीं है। अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें, येस ही कुड बी देयर, लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ पर जोशुआ किमिच
को एज अ नंबर 6 आप नहीं साइन करोगे, उसके साथ आपको नंबर 6 चाहिए। तो रॉड्री किमिच की पार्टनरशिप अच्छी है, लेकिन रिसेंट टाइम में हमने देखा कि ब्रूनो गमारिश को लेके सिटी काफ़ी गर्म है, तो दे आर फीलिंग क्वाइट हॉर्नी। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर आर्सेनल की, ये एक क्लब है डेक्लन राइस एंड जोशुआ किमिच, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही एग्जॉटिक हो जाएगा। बार्सिलोना की बात करें, अगेन लेपोर्टा को तुम भी जानते हो, अपन भी जानते हैं, और किमिच टू बार्सिलोना इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू रादर देन किमिच टू आर्सेनल। नो ऑफेंस टू आर्सेनल, लेकिन तुम्हें पता है कि बार्सिलोना का पुल काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अगर हम लिवरपूल की, तो देखो लिवरपूल भी इतना हेवीली इन्वेस्ट कुछ खास करने नहीं वाली। अब देखो अगर आप ट्विटर को खंगालोगे और अगर आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो तुमको CDM नंबर 6 मिडफील्डर, उसकी अब ब्रिलियंस, वैसे मैं बता दूं बायर्न के फैंस पर्टिकुलरली खुश नहीं है, इवन बायर्न के क्रिएटर्स भी खुश नहीं है कि जोशुआ किमिच जो कि लेजेंड स्टेटस को अचीव कर चुका है कैसा ट्रीट किया जा रहा है। साथ ही काफ़ी लोग इससे भी खुश नहीं है कि लेमार और गोरेट्स्का ने ऐसा क्या प्रूव कर दिया। लेकिन जो चीज़ मैंने मिस करी है वो ये है कि कोई उसके राइट बैक वाले पोटेंशियल को नहीं कर रहा। और रियल मैड्रिड CM का तो छोड़ो, लेकिन अगर कार्वाहाल को शॉर्ट टू मिड टर्म पे अगर वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखो किमिच बुरा तो नहीं है। जब तक फ्रिम्पोंग को हम यहाँ पर सीज नहीं करते, और फ्रिम्पोंग को सीज करने में लगता है मेरे को 2-3 साल अभी और है, उसको और डेवलप होना पड़ेगा, या फिर तब तक कोई और राइट बैक आ जाएगा। लेकिन किमिच एट राइट बैक इज अ वेरी वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। बार्सिलोना में जाओ कैंसेलो वगैरह का सीन तो है। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी इंटरनेशनल फ्रेंडली की, तो भाई यहाँ पर थोड़ी सैड अपडेट है अपने दोनों बकरों के फैंस की, क्योंकि भाई लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों अपना इंटरनेशनल फ्रेंडली नहीं खेलने वाले। मेसी की बात करें तो भाई आज अर्जेंटीना ने अपने ऑफिशियल नोटिस में इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि लियोनेल मेसी को थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग वगैरह का प्रॉब्लम है और इसलिए वो यहाँ पर दोनों ही फ्रेंडली नहीं खेलने वाले। मेजर चीज़ ये है कि शायद से अब अर्जेंटीना की जर्सी में मेसी हमको तभी दिखेंगे शायद से कोपा अमेरिका में। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, देखो 32 स्क्वाड की लिस्ट में रोनाल्डो था, लेकिन जब उसको ट्रिम डाउन करके 24 रखा तो उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है। इसके पीछे का सीजन कोई इंजरी नहीं है, बस वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे। लेकिन 26 मार्च को स्लोवेनिया के अगेंस्ट जो मैच है वहां पर हमको क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल के साथ खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब आपको भाई सीधा रोनाल्डो भाई साहब भी हमको यूरोज में दिखेंगे। इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़े से सीरियस मुद्दे की, अब हाल ही में सीरिया में एक बड़ा मैच हुआ था जो कि था नेपोली वर्सेस इटली, इंटर का, जो कि 1-1 के साथ ड्रॉ हो गया। लेकिन एक घंटे के आसपास यहाँ पर युआन हेजूस जो कि नेपोली के प्लेयर है और असरबी जो कि इंटर के प्लेयर है, इनके बीच में थोड़ी तू मैम होगी, जिसमें एलिजिटली असरबी ने यहाँ पर, समझ रहे हो ना, रेसिज्म वाला मुद्दा हो गया। इसके बाद यहाँ पर युआन हेजूस ने यहाँ पर रेफरी के पास गए और रेफरी को बताया कि भाई देखो रेसिज्म वाला इंसिडेंट हुआ है। युआन हेजूस ने आज इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी में इस चीज़ को कंफर्म किया कि जिस टाइम उन्होंने रेफरी को बताया, रेफरी ने जब असरबी से पूछा तो असरबी ने हाँ कहा कि भाई उनसे गलती हुई और उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उनके लिए मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन बाद में अगर बैकलैश की बात करें या फिर जिस तरीके से इस मुद्दे ने काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिया, असरबी अब अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने कहा कि हाँ तू मैं हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई रेसिज्म वाला रेसिस्ट स्लर यूज़ नहीं किया। अब मैं बता दूं यहाँ पर बैकलैश की बात करें तो पूरी इटालियन मीडिया इस समय युआन हेजूस के साथ है। असरबी की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर इटालियन नेशनल टीम की बात करें तो उन्होंने बाहर कर दिया है और होना भी चाहिए। अगर इंटर की बात करें तो उन्होंने भी अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहा है कि वो यहाँ पर असरबी से बात करेंगे और फिर एक डिसीजन हो सकता है, 10 गेम तक का बैन मिल सकता है। देखो प्रेशर यहाँ पर इंटर के सामने ये है क्योंकि वहाँ पर डम्फ्रीज भी है, वहाँ पर तुरम भी है और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि ब्लैक हैं। ऐसे में यहाँ पर ऐसा डिसीजन आपको लेना ज़रूर पड़ेगा जो कि ड्रेसिंग रूम के मोराल को डाउन ना करे। इसी के साथ अगर पनिशमेंट की बात करें तो प्रीमियर लीग में भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट को 4 पॉइंट का डिडक्शन मिल चुका है। अब मैं तुमको बता देता हूं कि यहाँ पर अभी हाल ही में 6 पॉइंट का डिडक्शन एवर्टन को ही मिला। हाँ ओरिजिनली 10 को मिला था, लेकिन अपील करने के बाद 10 से 6 पे घटा दिया। यहाँ पर रिपोर्ट का जब आप पढ़ते हो ना 51 पेज में, प्रीमियर लीग ने माना है कि वो चाहते थे कि नॉटिंघम फॉरेस्ट को भी 10 पॉइंट का पॉइंट डिडक्शन मिलना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि जहां सिर्फ एवर्टन का 19 मिलियन का घपला था, नॉटिंघम फॉरेस्ट का तो 37 मिलियन का घपला था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक्चुअली में देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, उन्होंने यहाँ पर देखो अपना एक सिस्टम बैठा रखा है। 4-5 लॉन्डो ने चाय पीते पीते डिस्कस करते हैं, उन्होंने कहा कि देखो 3 पॉइंट तो काटेंगे, जहां घपला वहां 3 पॉइंट तो कटेंगे। उन्होंने साथ में इससे कहा कि क्योंकि यहाँ पर अगर आप नॉटिंघम फॉरेस्ट को उसके लेवल के क्लब्स की तरफ देखोगे तो उन्होंने ज़्यादा बड़ा घपला किया है, साथ ही एवर्टन में भी एक बेंच मार्क था, तो उन्होंने कहा कि इसके आपको 5 पॉइंट और घटाने चाहिए, तो टोटल 8 हो गए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कहा कि भाई एवर्टन के जैसे एवर्टन ने करा वैसे नॉटिंघम ने नहीं करा। नॉटिंघम ने कोई अपील नहीं करी, नॉटिंघम ने कोई तूतू मैमे नहीं करी और नॉटिंघम ने कोई झूठ भी नहीं बोला। प्लस नॉटिंघम के बोर्ड ने और
और नॉटिंघम के ओनर्स या फिर लॉयर्स की बात करें, उन्होंने भी बढ़िया कोऑपरेट करा। जब जॉन से एमएमएस या फिर जब जॉन से लिंक मांगे उन्होंने तब हमको लिंक दिए वीपीएन के साथ। तो उन्होंने यहाँ पर उसके पॉइंट घटा के फार्म टू घटपुट करा के उन्होंने यहाँ पर सिंपल सा 4 पॉइंट की कटौती कर दी। वैसे अभी रेलीगेशन जोन में आ गए नॉटिंघम फॉरेस्ट, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया मैनचेस्टर सिटी का क्या होगा। देखो मैनचेस्टर सिटी के रिगार्डिंग ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो देखो, एक ये है कि प्रीमियर लीग इज करप्ट, फलाना ढिमकाना, ठीक है। अगर आप दूसरे सेक्शन की बात करोगे, जो कि मेरे को लगता है कि ठीक है, इट मेक्स सेंस, वो ये कहते हैं कि अगर आप नॉटिंघम फॉरेस्ट और एवर्टन की बात करोगे तो इनका सिंपल सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला सिस्टम था। अगर आप मैनचेस्टर सिटी की बात करोगे तो ढांचा ही करप्ट है, मतलब एलिजिटली करप्ट है। अब देखो इसके रिगार्डिंग एथलेटिक की बात करें तो उन्होंने ये चीज़ मानी है कि प्रीमियर लीग में भी दबे दांतों में उन्होंने कह दिया है कि मेजर अगर घपलेबाजी हुई है तो उसके लिए मेजर पनिशमेंट भी दी जा सकती है, और मेजर पनिशमेंट से एक्सपल्जन ही बता दिया। यानी कि अगर मैनचेस्टर सिटी काफ़ी मेजर चीज़ों में पकड़ी गई तो भाई एक्सपल्जन हो सकता है, प्रीमियर लीग से बाहर है। अब खैर ये तुमको ही पता है और अपने को ही पता है। देखो जब तक पैसा है तब तक सारी चीज़ बोलती है, तो एक्सपल्जन तो देखो सिटी का नहीं होगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 115 में 115 और मिला के सबको प्रूफ कर दो, तुम मैनचेस्टर सिटी तब भी बाहर नहीं जाएगी। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड इट्स ऑल अबाउट करप्ट। अब मानो या ना मानो, बट खैर अभी देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सिस्टम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उधर से एक इंडिपेंडेंट फुटबॉल का रेगुलेटर वाला बिल लिया है। अब देखते हैं भाई कैसे सीन होगा।